हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 1 2025 का, जिसका नंबर है 324 IX। इसके पहले हम लोग ने सॉल्व किया था मॉडल पेपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कम लिखा है कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r2 r प्लस है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए, बताना कौन सा सही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r2 r प्लस, मतलब r वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, और इसमें r प्लस लिखा है मतलब केवल धनात्मक संख्या है इसमें। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया r प्रांत और ये हो गया r प्लस सप्रांत, डोमेन कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या में लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 3, और इसमें r प्लस लिखा मतलब केवल धनात्मक संख्या है, तो इसमें होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, डॉट डॉट हो जाएगा अनंत तक। और यहाँ लिखा हुआ है इसमें f(x) बराबर mod x। मोड के अंदर अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक या धनात्मक हो, आंसर हमेशा प्लस में आता है, धनात्मक होता है। तो अगर हम f-1 रखेंगे तो मोड में अगर -1 लिखते हैं तो इसका मान 1 आएगा। अगर f1 भी रखेंगे तो मोड में 1 का मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 का संबंध 1 से हो रहा है, फिर 1 का भी संबंध 1 से हो रहा है। तो इसमें जो सप्रांत में 1 है, जो एलिमेंट है इसका दो पूर्व प्रतिबिंब है, -1 और 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, ये एक एकी नहीं होगा, ये होगा बहु एकी, बहु एकी हो गया। इसके बाद हमको बताना है कि आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक वही फलन होता है जिसमें सप्रांत के सभी अवयव, जितने भी एलिमेंट हैं, सबका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो, तभी ये क्या होगा, आच्छादक होगा। तो इसमें हम कोई भी मान रखेंगे, ऋणात्मक रखें या धनात्मक रखें, आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, ये सबका पूरा प्रतिबिंब किस में होगा, प्रांत में होगा, इसलिए ये हो जाएगा आच्छादक। तो इसका आंसर होगा दूसरा, बहु एकी और आच्छादक। ख में लिखा हुआ कि एक संबंध r बराबर ए बी सच डेट ए बराबर b-1, इसमें लिखा है कि b बड़ा और या बराबर है 3 के, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, समुच्चय पर परिभाषित है। तो इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा संबंध सही है, इसमें कौन इसमें r से बिलोंग कर रहा है। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि a बराबर है b-1, और इसमें लिखा है कि b बड़ा या बराबर है 3 के, और इसमें जो हम लोग को लिखना है संबंध, ये a कॉमा b के रूप में लिखना है। तो इसमें b का मान अगर हम 3 के बराबर है या 3 से ज़्यादा है, तो अगर हम b बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3 - 1, यानी कि 2 हो गया। तो ये होगा 2,3, तो इसमें 2,3 तो कहीं है नहीं। उसके बाद अगर b बराबर हम 4 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा तब 4 - 1, तो हो जाएगा 3, a बराबर 3 निकल गया, तो हो जाएगा 3,4। फिर अगर हम b बराबर 5 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4, ये 4 हो जाएगा, तो a का मान 4 होगा, b का मान 5 होगा, तो 4,5 आ रहा है, और 4,5 इसमें दूसरा आंसर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4,5 बिलोंग करता है r से। क्वेश्चन ग में लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 dx बटा 1 + √tan x का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 0 π/2 π/4 और π/8। तो पहले इसको हम लिख लेंगे, माना i बराबर होगा, इंटीग्रेशन है लिमिट है 0 से π/2 dx
बटा रूट में यहाँ 1 प्लस रूट में हो जाएगा tan x। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब समाकलन में इंटीग्रेशन में एक प्रगुण होता है, उसके अनुसार होगा इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx बराबर होता है इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to a f a minus x dx। तो इसमें a की जगह π/2 है और x जगह x ही है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 dx बटा 1 प्लस रूट में tan और x जगह लिख देंगे हम लोग π/2 माइनस x। और जानते हैं π/2 90 होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot x। तो i बराबर 0 से π/2 dx बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट में cot x। हम जानते हैं कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो cot x को लिख सकते हैं 1 बटा tan x। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 dx बटा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट tan x। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा tan x में 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस tan x हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बटा एलसीएम होगा तो अंडर रूट tan x हो गया, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो अंडर रूट tan x प्लस 1 और ये रूट tan x ऊपर चला जाएगा, तो पहले इसको यहीं लिख लेते हैं हम लोग हर में। अब इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख लेंगे हम लोग तब i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट tan x, ये ऊपर चला गया इसमें गुणा हो गया और बटे 1 प्लस अंडर रूट tan x। अंडर रूट tan x प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट tan x हो जाएगा dx। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये हम लोग का समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो आप लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, दोनों का पहले बायां पक्ष जोड़ेंगे तो i प्लस i बराबर समीकरण 1 में हम लोग का है लिमिट है 0 से π/2 और dx बटा 1 प्लस अंडर रूट tan x, तो यहाँ आप लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1 बटा 1 प्लस अंडर रूट tan x यहाँ पे लिखा हुआ है dx। फिर प्लस समीकरण 2 में ये है तो यहाँ लिख लेंगे 0 से π/2 यहाँ हो जाएगा अंडर रूट tan x और बटा 1 प्लस अंडर रूट tan x dx। अब इन दोनों में ये लिमिट हम लोग का कॉमन हो जाएगा और dx दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो i और i को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i, इसमें से लिमिट हम लोग और इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं, 0 से π/2 यहाँ हो गया। अब ब्रैकेट में यहाँ देख लें दोनों का हर समान है, यहाँ 1 प्लस अंडर रूट tan x है और यहाँ 1 प्लस अंडर रूट tan x है, तो जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं और जब dx कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट tan x ऊपर हो जाएगा और नीचे भी हमारा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट tan x और dx को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ये कट जाएगा एक बार में। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ बच जाएगा 1 dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब 2i बराबर x हो जाएगा और जब लिमिट दिया है तो हम यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 0 से π/2। तो पहले हम π/2 लिखेंगे, अगर लिखा हो इंटीग्रेशन करने के बाद अगर x है और इसका लिमिट दिया हुआ है b2 है तो इसको लिखते हैं f ऑफ a माइनस f ऑफ b, अगर fx दिया हुआ है, ठीक है, fx कोई फलन है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इस इतना आया है मान,
तो एक बार हम ए रखते हैं, पहले ऊपर वाला मान फिर माइनस लगाते हैं, फिर बी रखते हैं। तो उसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का तब 2i बराबर पहले π/2 हो जाएगा और माइनस उसके बाद हो जाएगा 0, तो बचेगा π/2। तो 2i बराबर हो गया हम लोग का π/2। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो i बराबर हो गया π/4। तो इसका आंसर होगा हम लोग का π/4। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। क्वेश्चन घ में लिखा है कि अवकलन समीकरण 9d2i/dx2 बराबर है, ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस a/dx का होल स्क्वायर पूरे का पावर 1/3 की घात बताना है। तो घात हम लोग लिखते हैं, अगर कोई भी अवकलन समीकरण दिया है तो जिसका सबसे ज़्यादा जितनी बार अवकलन हुआ है उसी का घात हम लोग लिखते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है, लेकिन यहाँ जो घात दिया है ये भिन्न है। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ हम लोग घात 3 करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं 9d2i/dx2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे का पावर है 1/3, और दोनों तरफ हम लोग क्यूब करते हैं, घन करते हैं। यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का 9d2i/dx2 का पावर 3 हो गया, और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे का पावर है 1/3 है, क्यूब कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। तो 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ हो जाएगा हम लोग का d2i/dx2 का पावर 3, और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो हम लोग घात लिखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जितनी बार अवकलन हुआ है। सबसे ज़्यादा अवकलन यहाँ 2 बार हुआ है, तो इसका घात 3 है, और यहाँ 1 बार अवकलन, इसका घात 2 है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसका घात 3। अगर कोटि लिखना रहता तो सबसे ज़्यादा बार जहाँ अवकलन हुआ है वो इसका कोटि हो जाएगा। अगर कोटि हमको लिखना चाहिए अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ तो इसका कोटि 2 हो जाएगा। तो हमको इसमें घात बताना है, इसका घात 3 होगा, तो आंसर होगा इसका तीसरा। हंगम लिखा हो के व्यंजक i कैप डॉट i कैप माइनस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो डॉट रहता है ये अदिश गुणनफल होता है, जो क्रॉस होता है ये सदिश गुणनफल होता है। तो i डॉट i कैप का मान 1 होता है, इसी तरह j कैप डॉट j कैप का मान 1 होगा, k कैप डॉट k कैप का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन क्रॉस में दिया हुआ है, तो क्रॉस में क्या होता है कि i कैप क्रॉस i कैप का मान 0, इसी तरह j कैप क्रॉस j कैप का मान 0, और k कैप क्रॉस k कैप का मान 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ i कैप डॉट i कैप माइनस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप। तो i कैप डॉट i कैप का मान 1 होगा, तो माइनस इसी तरह j कैप डॉट j कैप का मान 1 होगा, और k कैप क्रॉस k कैप का मान होगा 0, या 0 लिख लेंगे, एक में से घटाएंगे 0 होगा, तो 0 ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में है कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में 1/√x² माइनस 1, और लिखा है कि x बड़ा है 1 को सरलता रूप में लिखिए। तो यहाँ हमको कॉट इनवर्स को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ जब कॉट आएगा तभी निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, x बराबर रखते हैं सेक थीटा, यहाँ लिख लेंगे माना सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का सेक इनवर्स है। अब हम इसको लिख लेते हैं जो क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कॉट इनवर्स 1/रूट में x पर हमने माना सेक थीटा का x² है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। आप लिख रहे हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो कॉट इनवर्स 1/रूट में हो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर है और रूट दिया हुआ है तो रूट हट जाएगा, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। यहाँ हो गया हम लोग का कॉट इनवर्स 1/tan थीटा।
और 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot इनवर्स cot थीटा। cot इनवर्स और cot कैंसिल हो गया, बच गया थीटा, और थीटा बराबर हमने निकाला है sec इनवर्स से, इसका आंसर हो जाएगा sec इनवर्स से। ये हमारा आंसर है। ख में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x x बराबर 0 पर संतत है। तो कोई भी फलन संतत या कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका RHS लिमिट, ठीक है, और LHS बराबर हो f। मान लेते हैं अगर हम ये रख रहे हैं f के बराबर हो, तीनों अगर आपस में बराबर हो तभी फलन संतत होगा। तो हमको इसमें x बराबर 0 पे चेक करना है। तो पहले यहाँ मोड में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं तब f(x) बराबर मोड में होगा तो एक माइनस में होगा प्लस में होगा, तो -x होगा जब x छोटा होगा 0 से, और +x होगा जब x बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो पहले हम निकालते हैं RHS लिमिट, तो इसमें हम लोग प्लस वाला मान लेते हैं, जो तो ये हम लोग का मान होगा। आप लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा f(x), और जब x का मान 0 से ज़्यादा है, जब f(x) का मान 0 से ज़्यादा है तो f(x) बराबर x है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का तब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और f(x) बराबर x है, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, और x का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बराबर हो जाएगा लिमिट, और यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 0 माइनस, जब x का मान 0 से कम है, यहाँ हो जाएगा f(x), जब x का मान 0 से कम है तो ये -x के बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ लिख लेंगे हम -x, और जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो -0 0 ही होगा, ये हो गया 0, तो दोनों बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें f(0), तो जब x बराबर है 0 पे तभी फलन का मान x के बराबर है, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो भी 0 आ गया। इसमें देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f(0) तीनों बराबर है, x बराबर 0 पर, तो फलन क्या होगा, संतुलित होगा। तो लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर है f(0) के, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि अवकलन समीकरण xy d2y/dx2 फिर प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 0 की घात ज्ञात कीजिए। तो घात जो होता है, कोई भी अवकलन समीकरण दिया है जिसमें समीकरण जितनी सबसे ज़्यादा जहाँ अधिकतम अवकलन किया हो, सबसे ज़्यादा बार जहाँ अवकलन किया हो उसी का घात लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ 2 बार अवकलन है, d2y/dx2 है, तो इसका जो घात होगा 1 होगा, ठीक है, तो इसका घात हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि P ऑफ A बराबर 0.12, P ऑफ B बराबर 0.15 और P ऑफ B बटे बराबर 0.18, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी कि P इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसमें क्वेश्चन लिखा है कि P A बराबर है 0.12, P B बराबर है 0.15 और P B बटे A बराबर दिया हुआ है 0.18। तो हमको निकालना है P इंटरसेक्शन B का मान। तो फॉर्मूला होता है कि P इसमें B बटे दिया हुआ है, तो लिख लेंगे P B बटे A बराबर P A इंटरसेक्शन B बटे, यहाँ हो जाएगा P A। तो P B बटे A का मान है 0.18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.18 बराबर P A इंटरसेक्शन B का हमको मान निकालना है, और P A दिया हुआ है 0.12, तो 0.12 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, 0.18 से गुणा कर देंगे, तो आप लिख लेंगे हम लोग P A इंटरसेक्शन B बराबर 0.18 गुणे 0.12। जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.0216, और ये हमारा आंसर है। अंक में लिखा हुआ कि सदिशों -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप
के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। माना ए वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसको मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर। तो वी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इनके बीच का अगर दो सदिश दिए उनके बीच का कोण निकालना है तो फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक गुणे बी वेक्टर का मापांक, यानी कि दोनों का मोड निकालेंगे और उससे गुणा कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर को यहाँ लिख लेंगे -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इसके बाद डॉट बी वेक्टर का लिख लेंगे हम लोग 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान होगा 1, उसके बाद के कैप डॉट के कैप का मान होगा 1, और अगर हम गुणा करेंगे आई कैप डॉट जे कैप तो ये हो जाएगा 0, उसी तरह जे कैप डॉट के कैप इसका मान भी हो जाएगा 0, और के कैप डॉट आई कैप का मान हो जाएगा 0। तो अगर हम 2i से इसमें 3i कैप में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और आई कैप और आई कैप का मान 1 होता है तो 6 गुणे 1 हो गया। उसके बाद अगर हम आई से जे में गुणा करेंगे तब भी 0 होगा, आई से के में गुणा करेंगे तब भी 0 होगा, इसको छोड़ देते हैं। उसी तरह जे से फिर आई में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा, फिर जे से 2j कैप में गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 गुणे 1। उसी तरह फिर 3k कैप में अगर के कैप से आई कैप में गुणा करेंगे तब भी 0, के कैप से जे कैप में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा, और के कैप से के कैप में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3k कैप को के कैप से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 गुणे 1, तो 6 एकम 6 माइनस 2 प्लस 3, तो 6 में से 2 घटाएंगे, सॉरी यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस छूट गया है, तो -6 और -2 माइनस का 8 होगा, और -8 प्लस 3 हो जाएगा हम लोग का माइनस का 5। उसके बाद फिर हम लोग को निकालना है दोनों वेक्टर का मापांक। तो पहले ए वेक्टर का मापांक निकालें तो इसका मोड निकालते हैं, तो रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे ए वेक्टर में जो आई जे और के कैप का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, जोड़ देते हैं। तो आई का गुणांक 2 माइनस का 2 है तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक 1 है, इसके बगल में कोई संख्या नहीं लिखा मतलब 1 छिपा है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 3 के कैप है तो के कैप का गुणांक 3 है तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √14। फिर हम निकाल लेते हैं बी वेक्टर का मापांक, तो हो जाएगा रूट में बी में आई का गुणांक है 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक है -2 तो यहाँ होगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के का गुणांक है 1 तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, और 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, तो 9 4 13 1 14, ये भी हो गया √14। ठीक है, अब हमको कोण निकालना है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला लिख लेंगे cos थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक गुणे बी वेक्टर का मापांक। तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकला है -5, यहाँ पे लिख लेंगे -5 बटे ए वेक्टर का मान निकला है √14, और बी का भी मान निकला है √14 तो यहाँ पे लिख लेंगे √14 गुणे √14। तो जब हम √14 गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का -5 बटे 14। थीटा का मान निकालना है तो cos को इधर जाएंगे दाएं साइड, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में -5 बटे 14, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में दिया है कि यदि f R2R तथा g R2R फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x² द्वारा परिभाषित फलन है तो सिद्ध कीजिए, या सिद्ध लिखना छूट गया है, तो सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग g ऑफ
एफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं जी और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। पहले यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स और जी एक्स बराबर है 3x²। अब यहाँ पे हम लोग जब ऐसे लिखा रहेगा जी ऑफ एफ, यानी कि इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ जी लिखा है तो इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब हम जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो यहाँ जी लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर हम लोग का है कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जी और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है जी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि एक्स का मान जो भी रखेंगे वो यहाँ पे एक्स की जगह हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर होगा, 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे तब 3 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर हमको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एफ लिखेंगे और जी एक्स बराबर कितना है 3x² है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x²। अब यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी कि एक्स का जो भी हम मान होगा एक्स जगह होगा। अगर यहाँ हम 2x लिखते तो कॉस 2x हो जाता, 3x लिखते तो कॉस 3x हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 3x², तो ये हो जाएगा कॉस 3x², तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस 3x² के बराबर। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ कॉस 3x² है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चूंकि यहाँ पहले इसमें लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स का मान है जी ऑफ एफ एक्स बराबर है 3 कॉस स्क्वायर एक्स तथा एफ ऑफ जी एक्स बराबर है कॉस 3x²। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। ख में लिखा है कि अवकलन समीकरण वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग अवकलन का रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस डी वाई स्क्वायर डी वाई को ले जाते हैं दाएं साइड, तो वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, बराबर दूसरी हो जाएगा तो प्लस हो गया माइनस। अब इसमें हम डी वाई को ले आते हैं बाएं साइड, तो डी एक्स बटे डी वाई हो जाएगा, वाई को ले आते हैं दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और बटे वाई। अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो आप लिख रहे हैं हम लोग डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस एक्स बटे वाई और प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई, तो वाई से एक वाई कट जाएगा तो बच जाएगा वाई हम लोग का, और इसमें माइनस एक्स बटे वाई को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स बटे वाई बराबर हो गया वाई। ठीक है, अब इसकी तुलना हम करेंगे डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करेंगे, तो इसमें एक्स तो दिया हुआ है और पी बराबर यहाँ हो जाएगा 1/y। जब इससे तुलना करेंगे तो पी बराबर हम लिख लेंगे 1/y और क्यू की जगह y, तो क्यू बराबर हो गया y। अब इसमें हम लोग निकालते हैं समाकलन गुणांक, जिसको लिखते हैं हम लोग आई एफ से, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, समाकलन गुणांक निकालते हैं और ये होता है ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग ई का पावर, पी है हम लोग का
1/y dy, और 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, तो ये हो जाएगा e का पावर log y, और e का पावर log y का जब मान लिखेंगे तो ये log हट जाएगा, हो जाएगा हम लोग का y, यानी कि IF बराबर निकल गया y। अब हमको निकालना है इसका व्यापक हल। तो जब हम व्यापक हल निकालते हैं तो ये सूत्र होगा x गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणे IF dy प्लस c। अब यहाँ x लिख देंगे, IF बराबर निकला हम लोग का y, तो यहाँ y लिख लेंगे बराबर इंटीग्रेशन q है y के बराबर, तो यहाँ पर y लिखेंगे, गुणे IF भी y निकला है, y हो गया dy प्लस c। y और y को गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो xy बराबर y स्क्वायर या इंटीग्रेशन dy प्लस c। और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फार्मूला होता है कि x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इसमें x के सापेक्ष में हो रहा है, इसमें y के सापेक्ष में हो रहा है, तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे एक्स वाई बराबर y का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई बराबर y³ बटे 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु दिया है 4, 4,2, 3, 5,2 तथा -1, -1,2 एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, माना बिंदु A 4, 4, 2, B 3, 5,2 तथा C -1, -1,2 एक त्रिभुज के शीर्ष है। हम लोग को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज के भुजाएं निकालेंगे, ए बी बी सी सी, 3 भुजा निकालेंगे। और जब तीनों भुजाओं को हम निकालते हैं तो कोई भी त्रिभुज समकोण कब होता है, जब उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हम तीनों भुजाओं को निकालेंगे, और अगर किसी भी दो भुजा का स्क्वायर का योगफल अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज हो जाएगा समकोण। तो उसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है, अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तो d बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला आता है। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो इसमें ये पहला बिंदु मान लेते हैं, ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो सबसे पहले x2 - x1, तो x2 3 होगा और x1 4 है, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 5 है, y1 4 है, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1, तो z2 की जगह 2 है और z1 की जगह भी 2 है, तो यहाँ होगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो 3 - 4 -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 5 में से 4 घटाएंगे 1, इसका स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ हो गया 2 - 2 का होल स्क्वायर 0, तो 0 ही होगा तो इसको नहीं लिखते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे तो जाएगा √2 मात्रक। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं BC। तो जब BC निकालेंगे तो सेम फार्मूला, जब BC लेते हैं तो इसमें ये बिंदु हम लोग का हो जाएगा x1 y1 z1 और C वाला हो जाएगा x2 y2 z2। तो सबसे पहले है इसमें x2 - x1, तो इसमें x2 हम लोग का पहला बिंदु x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। तो इसमें हम इसको माने x1 y1 z1, इसको माने x2 y2 z2। अपनी सुविधा के अनुसार इसको भी मान सकते हैं x2 y2 z2, इसको मान सकते हैं x1 y1 z1, अपनी सुविधा के अनुसार हल कर सकते हैं। तो पहले होगा x2 है -1 और x1 है 3, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ
y2 होगा -1 और y1 होगा 5, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद Z2 - Z1, तो Z2 भी 2 है और Z1 भी 2 है, क्या हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो -1 - 3 -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, -1 -5 ये हो जाएगा -6 - 6 का होल स्क्वायर होता है 36, ये हो जाएगा 0। तो 16 36 को जोड़ेंगे तो होगा 52, √52 मात्रक। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं सी या ए सी, सी ए निकाल लेंगे तो सेम फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला होगा। जब सी ए लेते हैं तो इस बिंदु को मान सकते हैं हम x1 y1 z1, इसको मान सकते हैं x2 y2 z2, ठीक है। तो पहले होगा इसमें x2 है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर माइनस x1 है, तो अगर x1 -1 है तो अगर हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरह है y2 - y1, तो y2 हमारा 4 हो जा रहा है, y1 है -1, तो 4 माइनस, जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर यहाँ 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, ये तो हो गया 0। तो 25 और 25 जोड़ेंगे तो √50 मात्रक। अब हमको दिखाना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं सी ए है 50 निकला है और बी सी निकला है 52 और ए बी निकला है 2। तो पहले हम बी सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर है √52, तो अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा √52 का होल स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर हो गया √52। फिर हम क्या करते हैं ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योगफल निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर बराबर, ए बी है √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी ए है √50, तो हो जाएगा √50 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो 2 + 50 ये हो गया 52। तो इसमें जो बी सी का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रमेय है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है, लिख लेंगे। इसलिए अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन हम लिखा कि यदि आयु दिया है कि x + y 5 + z, फिर यहाँ है 2 और xy, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ 2 है, फिर यहाँ 6 5 2 8 है, तो xyz का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब दिया रहता है तो संगत अवयव की तुलना करते हैं। x + y का संगत अवयव 6 होगा, 5 + z का संगत 5 होगा, 2 का संगत 2 होगा, xy का संगत 8 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x + y 5 + z, यहाँ 2 xy बराबर 6 5 2 8। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो x + y का संगत 6 होगा, तो x + y बराबर हो जाएगा 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर 2 बराबर 2 ही होगा, इसको नहीं लिखेंगे। 5 + z बराबर 5 होगा, तो 5 + z बराबर हो गया 5, इसको हल कर लेते हैं। 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो z का मान निकल गया 0। फिर उसी तरह xy का संगत 8 होगा, तो xy बराबर हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें x या y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकाल लेते हैं हम x के पद में, तो y बराबर हो जाएगा 8/x, इसको मान लेंगे समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल करेंगे। तो आप लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x + y = 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x + y = 6 और y = 8/x, तो y की जगह लिख लेंगे हम लोग 8/x। तो x + 8/x बराबर हो जाएगा 6। एलसीएम लेंगे, x होगा, x से x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² + 8/x बराबर 6। x हो जाएंगे दाएं साइड, तो x² + 8 बराबर 6x, और 6x लाते हैं बाएं साइड में, तो x² - 6x + 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग कर देंगे गुणनखंड, तो 4 दूनी 8 होता है और 4 2 6 होगा, तो हो जाएगा x² - 4x - 2x + 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम लोग, इन दोनों पदों में से x कॉमन लेते हैं, इसमें से -2 कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो होगा x - 4, इन दोनों से -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 4 बराबर 0। दोनों में x - 4 कॉमन है, तो x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो एक बार x - 4 को 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार x - 2 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0, तो x बराबर निकल गया 4 या x बराबर निकल गया 2। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण y का मान भी निकालना है, तो जो x का दोनों मान निकला है उस समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब x बराबर लेते हैं हम लोग 4, तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 8/4, तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो y बराबर निकल गया 2। फिर अगर हम x बराबर रखते हैं 2, तो y बराबर हो जाएगा 8/2, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो y का मान निकल गया 4। तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 2 है, ठीक है, और z बराबर है 0, या जब x बराबर 2 है तो y बराबर 4 है और z बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में लिखा है कि दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है। तो पहले जो फलन दिया लिखा है f(x) बराबर 7x² - 3, तो पहले हम इसका x के सापेक्ष में करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा f' x बराबर 7 × x² का हो जाएगा 2x, 3 का हो जाएगा 0, तो f' बराबर निकल गया 14x। तो कोई भी अवकलन वर्धमान फलन होता है, कोई भी फलन वर्धमान फलन कब होगा, जब f' बड़ा हो 0 से। तो 14x आए तो प्लस में है, तो लिख लेंगे, इसलिए f' बड़ा है 0 से। 14x प्लस में है तो ये 0 से बड़ा होगा, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो f' का मान निकला है 14x, तो आप लिख लेंगे 14x बड़ा होगा 0 से। अगर हम 14 को ले आते हैं दाएं साइड, तो 0/14 0 होगा, यानी कि x बड़ा होगा 0 से। तो x बड़ा होगा 0 पे, यानी कि x का मान जब 0 से ज़्यादा होगा तो उस पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो लिख लेंगे, अतः x बड़ा होगा 0 से पर फलन वर्धमान है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में लिखा है कि सदिश a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a वेक्टर बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस j कैप। तो कोई भी सदिश लंबवत कब होते हैं, जब उनका क्रॉस गुणनफल बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालेंगे और a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a वेक्टर हम लोग का है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस, और b वेक्टर है हम लोग का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो i कैप और i कैप को जोड़ेंगे तो 2i कैप हो गया, j कैप और 2j कैप को जोड़ेंगे तो 3j कैप हो गया, फिर k कैप और 3k कैप को जोड़ेंगे तो 4k कैप हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेते हैं बी वेक्टर का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों हो जाएगा माइनस में, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस हो जाएगा जी आई कैप, फिर माइनस का 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आई में से आई घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 आई कैप, या नहीं भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ जे कैप है माइनस 2j कैप है, तो आ जाएगा माइनस का जे कैप, के कैप और माइनस 3k कैप हो जाएगा माइनस 2k कैप। अब हम लोग को दिखाना है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश हमको निकालना है। तो कोई भी दो सदिश लंबवत कब होगा, जब उस जो लंबवत होता है कोई भी सदिश लंबवत होगा और ये बराबर होगा दोनों के क्रॉस गुणनफल के बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं कि माना सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जब भी हम क्रॉस गुणनफल निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो पहले लिखेंगे हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आई जे के का जो भी गुणांक होगा उसको लिख लेंगे। तो इसमें आई का गुणांक 2 है, जे का 3 है और के का 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4। उसी तरह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में आई जे का जो गुणांक होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ आई तो दिया ही नहीं है, 0 है इसका गुणांक, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। जे का हो जाएगा माइनस का 1 और के का होगा -2। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसके लिए जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को, सारणी को हल करते हैं उसी तरह हल करेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग आई कैप, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 में -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 6, -1 में 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ तो माइनस लिखेंगे। जब -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4 होगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस। पहले ये होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा, तो हो जाएगा माइनस का जे कैप। जब माइनस जे कैप लेंगे तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो 2 में -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4, फिर माइनस 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस के कैप। जब के कैप लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 में -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2, 0 में 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 0, तो होगा आई कैप 6 -6 + 4 हो जाएगा माइनस का 2, तो -2 आई कैप लिख लेते हैं। यहाँ -4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 जे कैप हो गया। यहाँ होगा -2 बच रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -2 के कैप हो गया। अब हमको निकालना है इसमें लंबवत सदिश। तो ये हम लोग का किसके बराबर है, ये सी वेक्टर के बराबर है। तो जब हम सी वेक्टर का लंबवत सदिश निकालेंगे तो सी कैप बराबर होता है सी वेक्टर बटे सी का मापांक, सी का मोड। सी मापांक या मोड लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी वेक्टर का मापांक निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट हम लिखेंगे सबसे पहले आई का जो गुणांक है -2, इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक है 4, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, के का गुणांक है -2, तो होगा -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 4, -2 का होल स्क्वायर होगा 4 का होल स्क्वायर होगा 16, और -2 का होल स्क्वायर हो गया 4। तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 24, और 24 का वर्गमूल होगा 2 अंडर रूट 6। अब हमको निकालना है लंबवत सदिश। तो लंबवत सदिश सी कैप बराबर सी वेक्टर बटे सी वेक्टर का मापांक। तो सी वेक्टर हम लोग का निकला है इसमें -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और बटे में सी वेक्टर का मापांक लिख लेंगे, ये निकला है 2 अंडर रूट 6 के बराबर। अब तीनों को हम लोग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो -2i कैप बटे 2 अंडर रूट 6, फिर प्लस 4j कैप बटे 2 अंडर रूट 6 माइनस 2k कैप बटे 2 अंडर रूट 6। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटेगा,
2 बार में, और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ बचेगा माइनस का 1/√6 आई कैप, फिर प्लस यहाँ बच गया 2/√6 जे कैप, और माइनस यहाँ हो गया 1/√6 के कैप, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन गौ में लिखा गया, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2 है, तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कोई भी जो कार्तीय समीकरण लिखा रहता है उसका रूप होता है x-x1/l बराबर x-y-y1/m बराबर z-z1/n। तो इसमें जो x1, y1 और z1 होते हैं ये रेखा बिंदु होते हैं, रेखा के बिंदु होते हैं, और जो l, m, n होता है ये दी का अनुपात होता है। तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो इसमें 5 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस कब होगा, जब यहाँ -4 होगा। तो इसमें 5, -4 और 6 जो हो जाएंगे, ये रेखा इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी, और इसमें 3, 7 जो 2 होगा ये दी का अनुपात होगा। तो पहले जो कार्तीय समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं, x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2। तो इसमें लिखेंगे कि यह रेखा बिंदु, जो ऊपर के जो बिंदु है -5, सॉरी यहाँ 5 होगा, इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ -x1 है, -5 है, तो x1 बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और ये जो y1 होगा ये -4 के बराबर होगा, तो -4 यहाँ लिख लेंगे, और 6 से गुजरती है तथा इसके दिक् अनुपात 3, 7 और 2 होंगे, 3, 7 और 2 हैं। तो हम लोग को निकालना है इसमें सदिश रूप में समीकरण। तो सदिश रूप में समीकरण का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिख लेंगे तब, माना ए वेक्टर बराबर ये जो रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है इसके जो बिंदु होंगे उसको जब हम लिखेंगे सदिश रूप में तो ये ए वेक्टर के बराबर होगा, तो हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 4j कैप हो गया प्लस 6k कैप, और जो दी का अनुपात होगा ये बी वेक्टर के बराबर, इसके सदिश रूप में होगा बी वेक्टर के बराबर, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो हमको निकालना है रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण बराबर होता है आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, उसके बाद लेमडा, तो प्लस यहाँ लेमडा लिख लेंगे और बी वेक्टर को लिख लेंगे ब्रैकेट में, तो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन घ में लिखा कि एक थैले में 4 सफ़ेद 2 काली गेंद तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा हमको निकालना है काली गेंद की प्रायिकता। तो पहले थैले में लिख लेते हैं, पहले थैले में कुल गेंद, तो कितना 4 सफ़ेद है 2 काली है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 गेंदें होंगी। अब इसमें काली गेंद 2 है, तो पहले थैले में काली गेंद की संख्या ये 2 है, तो हम बराबर में 2 लिख लेंगे। अब हम निकालते हैं पहले थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। पहले
गेंद से पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। इस घटना को ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए बराबर, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें 2 है और कुल परिणाम 6 है, तो 2/6 ये हो गया 1/3। उसके बाद फिर हम निकालते हैं दूसरे थैले में कुल गेंदों की संख्या। दूसरे थैले में कुल गेंद, तो इसमें 3 सफेद है 5 काली है, तो 3 + 5 ये हो जाएगा 8 गेंद। उसके बाद फिर हम लिखते हैं दूसरे थैले में काली गेंद की संख्या। दूसरे थैले में काली गेंद की संख्या, तो दूसरे थैले में काली गेंद है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब दूसरे थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालते हैं। दूसरे थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। इस घटना को मान लेते हैं बी, तो पी बी बराबर हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 5 है, कुल है 8, तो 5/8 हो गया। अब यहाँ पे ये जो दोनों घटनाएं हैं ये स्वतंत्र हैं। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो दोनों घटनाओं का जो प्रायिकता निकलता है उसको हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं और ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, चूंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, अतः हमको निकालना है कि दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता क्या है। तो अतः दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा पीए गुणे पीबी, और पीए बराबर हम लोग का निकला है 1/3 और पीबी बराबर 5/8, तो 1/3 गुणे 5/8, तो 5 एकम 5 और 8 3 24, ये हमारा आंसर है।